हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज सबसे पहले मैं भारत की एक बेटी जिसने हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया है, मैं बात कर रहा हूं विश्व कुश्ती प्रतियोगिता यानी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि हंगरी में चल रहा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। हंगरी से हम लोग समझते हैं, हंगरी जब हम लोग अपने समय में पढ़ते थे तो हंगरी की राजधानी को याद रखने का, हंगरी भूखा प्यासा टाइप का चीज जो है, हंगरी का मतलब था भूखा प्यासा, तो हम लोग रखते थे कि उसकी राजधानी भी बुडापेस्ट हो रही, तो उसका राजधानी है बुडापेस्ट, तो इस तरह से याद रखते थे। यह पूर्वी यूरोप का देश है। वहां पर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप चल रहा है जिसमें प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम का जो संवर्ग है, कैटेगरी है, उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। यह भारत की आज दूसरी बेटी है। टोक्यो में आपने देखा होगा कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया था भारोत्तोलन में, और इसने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहा है, उसने प्रिया मलिक ने, फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम संवर्ग में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये आपका परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी आपको सामान्य नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी आपको याद रखना चाहिए। अब इसी से लगी बात एक और कर लेते हैं कि 2020 में जो खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है, उसी में एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इससे सवाल हर साल होता है। तो 2020 में 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर चूंकि महिलाएं देख रहे हैं कि आप महिलाओं का जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उसी आधार पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया था उसमें 3 महिलाओं को मिला था और 2 पुरुषों को, यानी इकट्ठे एक साथ 1992 से शुरू हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहली दफा एक साथ 5 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। अब हम उनका नाम ले लेते हैं। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, एक नाम। दूसरा नाम मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट हैं। तीसरा नाम, अगर हम 2 पुरुषों की बात हो गई, अब तीसरी जो महिला की नाम हम लेते हैं तो सबसे पहले मनिका बत्रा की बात करते हैं। ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया। इसके अलावे विनेश फोगाट, नाम से लग रहा है कि पहलवान होंगी, पहलवानी के लिए इनको मिला है, पहलवानी के क्षेत्र में जो है परफॉर्म करती हैं, तो इसके लिए इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है। और जो अगली महिला है, जो तीसरी, रानी रामपाल जो कि हॉकी, भारतीय हॉकी की खिलाड़ी हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2020 का। अब हम खेल रत्न पुरस्कारों पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यह 1992 में पहली दफा शुरू हुआ, जिसमें विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के बहुत उम्दा खिलाड़ी थे अपने जमाने में, उनको पहली दफा दिया गया। 2014 में ऐसी स्थिति बनी कि किसी भी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। और कल आपने सुना होगा कि मीराबाई चानू जो मणिपुर की हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, उनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो पहले यह राशि जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि जो अवार्ड मिलता था वह 7.5 लाख का था। इस साल बढ़ा करके 25 लाख की राशि कर दी गई है। तो खेल से इतना ही। अब हम 66वीं बीपीएससी के सवालों को देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब अगला सवाल है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? किसने फहराया था? मैडम कामा की बात हो रही है। मैडम कामा ने कहां फहराया था? जो भारत का प्रथम जो ध्वज था, प्रथम बार विदेशों में कहां फहराया था? तो आपको इसके पहले मैडम कामा के बारे में थोड़ा बता दें। मैडम कामा जो है बंबई के, उस समय जो बंबई प्रेसिडेंसी था, उस बंबई के एक पारसी परिवार में पैदा हुई थी। पारसी परिवार में पैदा हुई थी और काफी पढ़ा लिखा परिवार था। सोराबजी फ्राम पटेल इनके पिताजी का नाम था। 1885 में इनकी शादी हुई थी, उम्र के 24वें साल में। इनकी शादी कब हुई थी? उम्र के 24वें साल में हुई थी।
और आप अब इससे इनका उम्र भी आप निकाल सकते हैं कि इसे 1885 से आप 24 घटा लेंगे तो 1861 में इनका जन्म हुआ था। ये घोर राष्ट्रवादी थी और इनके पति जो जिससे इनकी शादी हुई वो अंग्रेजों के समर्थक थे। अब दोनों में आपको पति पत्नी के बीच के जो विचारधारा थे दोनों में अंतर था, इसलिए दोनों में बहुत पटा नहीं और हमेशा जो है दाम्पत्य जीवन खतरे में रहा। इसके बारे में बता दें इनके बारे में कि 1896-97 में जब प्लेग फैला था तो ये प्लेग की शिकार हो गई थी और स्वास्थ्य लाभ के लिए 1902 में जब स्वस्थ हुई स्वास्थ्य लाभ के लिए ये लंदन चली गई। लंदन में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो वहां उस समय तत्कालीन श्यामजी कृष्ण वर्मा वगैरह थे, दादा भाई नौरोजी थे, उनके संपर्क में आ गई और वहां पर एक्टिविटी इन्होंने बढ़ा दिया। यानी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इन्होंने लंदन में स्थिति तेज कर दी। अब ये भारत लौटना चाहती थी। अंग्रेजों ने इनसे बॉन्ड भरवा दिया ब्रिटिश हुकूमत ने कि आप भारत नहीं लौट सकती हैं, वहां अगर लौटेंगे तो वहां की आजादी के किसी भी तरह के जो मोमेंट होंगे फ्रीडम स्ट्रगल उसमें भाग नहीं लेना होगा। इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ये यहां से लंदन छोड़ करके पेरिस चली गई और वहां पर जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा भी माइग्रेट कर गए थे, लंदन से पेरिस चले गए थे, जो इंडियन हाउस चलाते थे वहां पे। अब इसी बीच में 1907 की बात है, फर्स्ट सोशलिस्ट इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट जर्मनी का एक शहर है। इस जर्मनी के जो शहर स्टुटगार्ट में जो फर्स्ट सोशलिस्ट इंटरनेशनल हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि थे? 1000। उसमें एक मैडम कामा भी थी। इन्होंने क्या किया कि अपना तिरंगा, देश का जो तिरंगा था जिस श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के इन्होंने बनाया था, उसको इन्होंने फहराने का प्रस्ताव रखा। कहा कि यही स्वतंत्र भारत का तिरंगा है जिसको हम यहां लहराना चाहते हैं। यह तिरंगा था यानी 3 कलर का था। सबसे ऊपर ग्रीन था, इसमें 8 कमल के फूल लगे हुए थे। इसका मतलब था कि 8 प्रेसिडेंसी को रिप्रेजेंट करने वाले, समृद्धि को रिप्रेजेंट करने वाले यह 8 कमल के फूल इसमें थे। इसके बाद सैफ्रॉन था जिसको केसरिया कहते हैं, आजकल केसरिया के नाम पर बड़ा विवाद है। केसरिया कलर था जिसमें हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था, वंदे मातरम। और नीचे सबसे नीचे रेड कलर था, लाल कलर था। इसमें इस तरफ सूरज बना हुआ था यानी लेफ्ट साइड में सन बना हुआ था और इधर चांद बना हुआ था। यह चांद मुसलमानों के धर्म का प्रतीक, उनके सौहार्द का प्रतीक, और सन जो है हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ मसला था। तो इस तरह से इस तिरंगे को 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। और अगर आपसे सवाल पूछता है कि किसके साथ मिलकर के इस झंडे को जो है डिजाइन किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा पे भी आगे आने वाले समय में किताब लिख रहा हूं, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक होगा तो आप जरूर इन किताबों को पढ़ेंगे। मेरा लोकराज के लोकनायक किताब को भी आप पढ़िए, उसमें बिहार से संबंधित तमाम चीजें हैं और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के आदर्शों को अपने जीवन में समेटने के लिए इन महापुरुषों को पढ़ना अति आवश्यक है। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही, यानी ABCD 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन तो आप जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा। पहला ऑप्शन है विनोबा भावे के साथ लिखा हुआ है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। आपको पता होगा कि 1940 में जब गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा शुरू किया था, तो उस स्थिति में प्रथम सत्याग्रही उनके कौन बने थे? प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे बने थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे इनके प्रथम सत्याग्रही बने थे। और द्वितीय सत्याग्रही जो सेकंड सत्याग्रही थे वह जवाहरलाल नेहरू बने थे, जेल नेहरू। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही नहीं थे बल्कि प्रथम सत्याग्रही थे, तो पहला ऑप्शन गलत। अब आते हैं CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास आपको जैसा कि हमने बताया कि 1922 में जो गया में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था 1922 का वार्षिक, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और इन्हें दीन बंधु, इन्हें जो है देश बंधु से नवाजा गया था।
देश बंधु से नवाजा गया था, है ना। दीन बंधु से CF एंड्रूज को नवाजा गया था, देश बंधु से इन्हें नवाजा गया। दीन बंधु CF एंड्रूज, दीन बंधु से किनको नवाजा गया था? CF एंड्रूज को। गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु कहा था। ये दीन दुखियों की मदद में हमेशा गांधी जी के अनुयायी के रूप में, फॉलोअर के रूप में बहुत आगे रहते थे, तो गांधी जी ने दीन बंधु के रूप में नवाजा था, जबकि इन्हें देश बंधु के रूप में जाना जाता था। यह ऑप्शन सही हो गया। अगला ऑप्शन पे विचार करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भी बंबई के रहने वाले थे और 1902 में इनका भी माइग्रेशन हो गया था। ये भी लंदन चले गए थे और लंदन में जब अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी, इंडिया हाउस के संस्थापक वहां थे और वहीं पे वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी इन्हीं के सानिध्य में पैदा हुए और जो भी लंदन विद्यार्थी पढ़ने जाते थे इन्हीं के इंडिया हाउस में ठहरते थे। यहाँ ऑप्शन में है पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन गए थे 1902 में और वहां पे जाने के बाद जो है इंडिया हाउस उन्होंने बनाया था। कहां बनाया था? लंदन में बनाया था। अब लंदन में तो ऑप्शन क्या है? पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, यह भी गलत हो गया। अब आपको देख रहे हैं कि बी ऑप्शन सही हो रहा है, इसलिए आंसर बी होगा। बी में क्या है? CR दास देशबंधु। यह ऑप्शन आपको मिल गया तो यह सही होगा। एक और सवाल ले लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस की बात है। सबसे पहले हम थोड़ा स्वराज पर डिस्कशन कर लें। स्वराज शब्द सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, जो जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी, वहां से उठा था। 1929 में जब कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और लाहौर में कर रहे थे। कहां कर रहे थे? लाहौर में। जेएल नेहरू कर रहे थे। तो उस समय पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। उसी कांग्रेस में, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में मांग किया गया था कि कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज से नीचे किसी भी तरह के मांग को स्वीकार नहीं करेगी। और उसी अधिवेशन में 1929 के अधिवेशन में तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूरे देश में कांग्रेसी या जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वह स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे और हर साल 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई बात यह भी है कि इसीलिए 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया है। तो आज इतना ही, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। गुड लक, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन जो डिस्कशन हुए हैं कई बार सुनिएगा, क्योंकि इससे जो डिस्कशन के दौरान कई चीजें बताई गई हैं रिलेटेड, वह भी सवाल बन सकते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। हम इस तरह से इस क्रम को जारी रखेंगे। आपसे एक आग्रह होगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसके अलावा जो मिशन 50 है, जिसमें मेरा लक्ष्य है नरेंद्र पांडे जी के मार्गदर्शन में कि हम इसे बिहार के सारे जिलों तक पहुंचाएं और कम से कम हर जिले से 50 विद्यार्थी बीपीएससी का मेंस जरूर लिखें। औरंगाबाद से शुरू किया जा रहा है।